तो बच्चों चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का थोड़ा सा रिव्यू पहले हम आपको समझा देते हैं कि रिफ्रैक्शन क्या होता है और रिफ्लेक्शन क्या होता है। केवल देखिए ये आर का अंतर मत समझिएगा, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों में बहुत अंतर है। हिंदी में एक को परावर्तन कहते हैं और एक को अपवर्तन कहते हैं। परावर्तन का मतलब ये होता है, जो रिफ्लेक्शन होता है, मान लीजिए ये हमने कोई मिरर ले लिया है एम और एम डैश, हम पहले रिफ्लेक्शन आपको समझा रहे हैं तो आप पढ़ चुके हैं हमारे इसके पहले की वीडियो में, जब आप देखेंगे तो रिफ्लेक्शन को डिटेल में समझाया गया। तो रिफ्लेक्शन में होता है कि मान लीजिए कोई लाइट रे आ रही है, ये इंसिडेंट रे कहलाता है, और चूंकि ये मिरर है, मिरर का ये पॉलिश्ड सरफेस है, तो ये रे इसके इधर नहीं निकल सकती, तो ये यहां से टकरा के वापस आ जाती है। क्लियर है? तो अब यहां पे अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, परपेंडिकुलर हमने क्या बताया था, मिरर और यहां से ये 90 डिग्री बना था, तो हम ये देखेंगे ये जो दो एंगल बन रहे हैं, ये दो एंगल, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। ये जो आने वाली रे है वो इंसिडेंट रे है आई, और ये है रिफ्लेक्टेड रे आर, तो और ये है नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं एंगल आई, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है इसको कहते हैं एंगल आर। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो ये तो रिफ्लेक्शन के बारे में हो गया। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपने पढ़ लिया था कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है, ये दोनों एंगल हमेशा बराबर होते हैं। ये सब हमारे प्रीवियस वीडियो में। अब यहां पर हम पढ़ने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो समझे पहले इसकी डेफिनेशन, और फिर ये जो डायग्राम हमने बनाया है इससे आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। रिफ्रैक्शन कह रहा है कि द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ऑब्लिकली इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। अब यहां दो मीडियम हो गया, यहां पर क्या था, केवल एक ही मीडियम था, इधर वाले से हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन यहां पे दो मीडियम हो गया। एक हो गया ये मीडियम, इसको हम कहेंगे मीडियम वन मान लीजिए, जिसे हम एयर कह सकते हैं या रेयरर मीडियम कह सकते हैं। और ये मीडियम टू हो गया, ये क्या हो गया, मीडियम टू हो गया, जिसे हम डेंस मीडियम भी कहते हैं। तो रेयरर मीडियम एंड डेंस मीडियम। तो अब ये जो दो मीडियम समझ में आ गया, ये हो गया मीडियम टू, मीडियम वन, मीडियम टू, और वापस ये मीडियम वन आ गया। देख लीजिए यहां पे, अब इसको मीडियम थ्री मत लिखिएगा, ये वापस वही मीडियम यानी वही एयर या रेयरर मीडियम, हल्का मीडियम। तो अब ये जो लाइट रे आएगी, तो दो तरीके से लाइट रे आएगी। अगर ये कोई डेंस मीडियम का मतलब हमने मान लीजिए ये ले लिया, कोई ग्लास का स्लैब ले लिया, क्या ले लिया, ये हमने ले लिया ग्लास स्लैब, मोटा कांच का एक गुटका जिसे हिंदी में कहते हैं, वो हमने ले लिया और टेबल पे रख दिया। अब इन दोनों में अंतर समझिए, इसमें आने वाली लाइट इधर नहीं निकल पा रही है, तो यहां से टकरा के वापस आ गई। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां पर ये जो इंसिडेंट रे है ये आई, ये जो इंसिडेंट रे है, और ये है प्लेन। ठीक है, यहां से हमने ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, क्या है ये नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब ये 90 डिग्री बना। तो ये जब रेयरर मीडियम से डेंस मीडियम में आ रही, देखिए ये आ गई, यहां से देखिए रिफ्लेक्ट नहीं हुई, यहां से रिफ्लेक्ट नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, क्योंकि ये कांच है, तो लाइट पार हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लाइट पार हो जाएगी। और रेयरर मीडियम में, डेंस मीडियम में आ गई मीडियम टू में, तो मीडियम टू में आने के बाद से ये फिर इस पॉइंट्स पे टकरा के वापस बाहर निकल जाएगी, फिर रेयरर मीडियम में आ गई। तो ये पूरा प्रोसेस कहलाता है रिफ्रैक्शन। बात समझ में? तो दूसरी भाषा में हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से
द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब बेंडिंग ऑफ लाइट आ गई, आप कहोगे सर क्या नए नए तमाशे आप बता रहे हो, बेंडिंग ऑफ लाइट क्या है? देखिए ये जो रे यहां पर आ रही है ये इंसिडेंट रे है, जब ये रेयरर मीडियम से डेंस मीडियम के अंदर आई तो आप ये देखेंगे हल्का सा नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। देखिए सीधे नहीं निकल रही, सीधे निकलती है तो अगर इसको आप आगे बढ़ाइए तो देखिए ये बन रहा कुछ, ये होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये रे केवल यहां पे देखिए ये इतना बेंड हो चुकी है, ये बेंड हो गई है किधर, नॉर्मल की तरफ। तो यही बेंडिंग ऑफ लाइट, वी कैन से दैट द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम, इस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आने पर जब लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है तो इस प्रोसेस को रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब यहां देखिए मुड़ गई, वापस डेंस से रेयर में आई तो देखिए फिर नॉर्मल से दूर चली गई, दिख रहा, फिर ये दूर हो गई। अब यहां पर देखिए एक एंगल ये बन रहा है, ये एंगल बन रहा है और ये एंगल बन रहा है। अब इन सब एंगल के बारे में हम आपको आगे डिस्कस करते हैं, क्लियर है? चलिए अब देखिए हम आते हैं, कुछ नए टॉपिक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट और इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब क्या होता है देखिए, अभी आपने ये समझ लिया कि रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, लाइट का जाना। अब यहां पर देखिए ये क्या है, जो लाइट एंटर करती है इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहलाता है ये हो गया इंसिडेंट रे। और जब ये मीडियम 2 में एंटर हो जाती है तो इस लाइट को हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे, ये कहलाती है रिफ्रैक्टेड रे। और ये होता है आर और ये हो आई। अब ये जो बाहर निकल रही है रे इसको इमर्जेंट रे कहलाता है। क्या कहलाता है ये? इमर्जेंट रे, बाहर निकलने वाली रे को कहते हैं इमर्जेंट रे। अब ये और ये क्या है, नॉर्मल है। तो अब यहां पे ये क्या है, ये है नॉर्मल रे, इसे कहेंगे नॉर्मल रे। और ये भी नॉर्मल ही है, ये क्या है, ये भी नॉर्मल रे है। नॉर्मल रे का मतलब जो इस बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाइए, ये 90 डिग्री बना, इसलिए नॉर्मल है। तो ये बातें आप समझ चुके हैं। तो अब आने वाली रे क्या है, इंसिडेंट रे। और ये जो अंदर रे आ गई है रिफ्रैक्टेड रे है, और ये इमर्जेंट रे हो गया। तो अब एक चीज आता है एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। कैसे भाई, जब नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंट। और आता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए ये है रिफ्रैक्टेड रे और ये जो एंगल बना रहा है ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये हो गया एंगल आई और ये हो गया एंगल, क्लियर हो गया। ये कहलाता है जो इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच में होता है, एंगल ऑफ इमर्जेंट कहलाता है। तीसरा क्या हो गया, एंगल ऑफ इमर्जेंट। ठीक है, तो इमर्जेंट रे हो गया नॉर्मल और इसके बीच में, रिफ्रैक्टेड रे हो गया और नॉर्मल हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। देखिए अब आता है कुछ, ये इंपॉर्टेंट नोट है, इसको आप समझ लीजिए। क्या है स्पेशल, कि in the refraction of light the angle of refraction is usually not equal to the angle of incident। इसका मतलब ये हो गया कि जब आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे उसमें क्या था, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। देखिए ये इंसिडेंट रे हो गया,
ये यहां पर हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, और ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे। तो ये जो एंगल बना रहा है एंगल आई और एंगल आर, एंगल आई इज नॉट इक्वल टू एंगल आर। क्लियर हो गया। और यहां पे फिर हमने एक नॉर्मल अगर ड्रॉ कर दिया, ये जो रे बाहर जा रही है ये हो गया इमरजेंट, ये हो गया आई, ये आर, और इसको आप आई एम से लिख दीजिए इमरजेंट। क्लियर हो गया। अब आता है कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होता क्या है? देखिए रिफ्लेक्शन होने का कारण क्या होता है कि स्पीड ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है। द रिफ्लेक्शन इज ड्यू टू द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट ऑन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। मेन कारण ये है कि जब ये रेयरर मीडियम है, ये जो रेयरर मीडियम है, यहां पे जो लाइट आएगी, यहां पे लाइट की जो स्पीड है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्यों भाई? एयर में जो कि आराम से चल रही है। अब एयर से जब ये डेंसर मीडियम में आई, तो यहां पर स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है, यहां पर लाइट हो जाती है इसकी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो लाइट जब कम हो जाएगी तो ये क्या होगी, इसके क्लोज आ जाएगी, नॉर्मल दब जाएगी। बात समझ में? अब यहां पर जब आई वापस, तो देखिए यहां पर इसकी लाइट फिर स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गया। तो यहां पर देखिए फिर ये नॉर्मल से दूर चली गई। तो चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जब एक मीडियम, अच्छा मीडियम का मतलब केवल कांच ही नहीं होता है, एक मीडियम तो रेयर एयर हो गया जिसे रेयर मीडियम कहते हैं। दूसरा मीडियम क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, ऑयल हो सकता है, वाटर हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। यानी कि लाइट कहीं से भी पास हो सकती है। वाटर में भी सी वाटर, नॉर्मल वाटर, सबके सब में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो अलग अलग होती है। इसी कारण आगे हम आपको पढ़ाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आगे हम पढ़ाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये समझ में आ गया आपको कि कॉज क्या होता है। कॉज है, we know that the speed of light in different medium is different. For example, the speed of light in air is 3 × 10⁸. The speed of light in glass में क्या होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. It is clear that the speed of light in air is more than in glass. तो एयर में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है और ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कम है, इसलिए ये बेंड हो जाती है और ये रिफ्रैक्शन का कारण बनती है। देखिए बच्चों, आपने ये समझ लिया कि रिफ्रैक्शन कैसे होता है, ठीक है। अब इस रिफ्रैक्शन के कुछ इफेक्ट्स होते हैं जो हमारे डेली लाइफ में हम उसको देखते हैं पर समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों होता है। तो ये आपको मैं पढ़ाता हूँ कुछ 5 to 6 आपको मैं इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बताता हूँ कि लाइट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के इफेक्ट कहाँ कहाँ होते हैं, हमको जो चीज दिखता है एक्चुअली में वो होता है कि नहीं होता। ये एग्जाम में आता भी है, वाई या वाई करके ये क्वेश्चन पूछेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन है 100%, इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो सबसे पहला हम लेते हैं कि अ पेंसिल हेड ऑफ द ऑब्लिक्यूली एंड partially immersed in water appears to be bent at the water surface. water surface पर ये हमेशा bent हमको क्यों नजर आता है? मतलब क्या हो गया इस क्वेश्चन का कि मान लीजिए एक हमने टम्बलर ले लिया ग्लास का, ठीक है, और इसमें हमने क्या कर दिया, वाटर फिल कर दिया। ये वाटर फिल कर दिया इसमें, क्लियर हो गया बच्चों। अब अगर इसमें हम कोई पेंसिल को ऑब्लिक्यूली जो कि है हेल्ड करें, रखें, मान लीजिए हमने एक पेंसिल रख दिया, ये एक पेंसिल रख लिया, ठीक है, ये हमने ले लिया एक ग्लास टम्बलर मान लीजिए, ठीक है, और एक ये पेंसिल ऑब्लिक्यूली हेल्ड कर दिया, ये हो गया पेंसिल।
अब आप पानी में अगर इसको डाल के देखेंगे तो ये एक्चुअली में इस तरह से नहीं दिखेगा। ये दिखेगा कैसे, ये हल्का सा बेंड होकर के दिखेगा। तो वो किस प्रकार से दिखेगा, देखिए मैं आपको बताता हूं। ये इसका है सरफेस। अब यहां से मान लीजिए इसके टिप से दो लाइट आ रही है, एक लाइट ये ले लिया और एक लाइट ये ले लिया। अभी आप कहोगे साहब लाइट कहां से आ रही, तो भाई अगर आप दिन में रोशनी में कर रहे हैं तो लाइट तो इसमें एंटर होगी ना। जो लाइट इसमें एंटर होगी, इंसिडेंट रे होगा, ये यहां से आने के बाद से, यानी रेयरर मीडियम से, ये रेयरर मीडियम से डेंस मीडियम में जा रही है। और यहां पर है डेंसर मीडियम। ये क्या है, ये है डेंसर मीडियम। तो अब यहां से जो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जो लाइट आ रही है, अगर यहां पर हम इसको नॉर्मल ड्रॉ कर दें तो आपको क्या पता है कि डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो लाइट बेंड हो जाती है। ये बेंड हो गई, इधर से ये बेंड हो गई कि नहीं। ये देखिए, ये इधर ये बेंड हो गई और इससे ये बेंड, ये दोनों नॉर्मल है, ध्यान रखिएगा, बेंड हो गई। अब यहां से अगर हम इस पेंसिल को यहां से अगर हम देखते हैं, ये हमारी आई हो गई, क्लियर हो गया। ये देखिए दो लाइट आ रही है। अब इसको देखिए, ये कहीं मिल नहीं रही है, तो ये अगर इसको हम आगे बढ़ा दें तो ये आप देखेंगे यहां कहीं पर ये मिलती हुई नजर आएगी। ये जहां पे मिलती हुई नजर आएगी तो ये पेंसिल आपको कुछ इस प्रकार से बेंडेड दिखेगी। यानी यहां की जगह एक्चुअल पोजीशन तो ये है, लेकिन आपको ये इस प्रकार से बेंड होकर के दिखेगी। ऐसा क्यों हुआ, ये हुआ ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। अब यहां पर देखिए, जो डेंसर मीडियम है, यहां पर लाइट की स्पीड है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जैसे ही ये बाहर जाती है, रेयरर मीडियम में आती है, तो इसकी स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये जो चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट हुआ ना, यही कहलाया रिफ्रैक्शन। और इसी के कारण ये जो पेंसिल है, ये जो कि है तो एक्चुअल यहां पर, लेकिन हमको अपीयर यहां पे बेंड किया हुआ नजर आता है। इसी प्रकार से कुछ एग्जांपल्स और है, मैं जो कि है इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का आपके सामने आपको बताता हूं। देखिए बच्चों, अब एक और एग्जांपल लेके आपको हम बताते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को। इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एक एग्जांपल और लेते हैं कि एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अंडर वाटर अपीयर्स टू बी रेज्ड। इसका मतलब अगर पानी में हम किसी ऑब्जेक्ट को रख दें, जैसे कॉइन कोई रख दें, तो हमको ये रेज ऊपर उठा हुआ नजर आएगा। इसको देखिए हम समझाते हैं, इसको रे डायग्राम से हम समझाते हैं। देखिए एक हमने ये बेसिन ले लिया, हम दो पोजीशन बनाते हैं बेसिन। अब यहां पर हमने एक कॉइन रख दिया, ठीक है, ये हो गया एक वाटर बेसिन। और ये वाटर बेसिन, और इसमें हमने लिख दिया, इसमें एक कॉइन को हमने इंसर्ट कर दिया, कॉइन रख दिया। अब इसको हम इस पोजीशन से देखने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, इस पोजीशन से, यानी बेसिन से दूर है थोड़ा, यहां से हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। ये है अभी इसमें की है बेसिन इज विदाउट वाटर। ये बेसिन क्या है, बेसिन इज विदाउट वाटर, इसमें भी पानी नहीं है। हमको आप देखेंगे कि इस आईजी हमको ये कॉइन नजर नहीं आता है, लेकिन सेम पोजीशन में कि दिस बेसिन इज फिल्ड विद वाटर, अगर इसमें हम पानी भर दें, इसमें हम अगर पानी को फिल कर देते हैं, ठीक है, ये देखिए इसका सरफेस ले लेते हैं और यहां पे हमने इसको पानी फिल कर दिया, क्लियर है। और ये कॉइन जो यहां रखा तो वो यहीं पे रखा हुआ है कॉइन, और आपकी आई है यहां पर, सेम पोजीशन है। तो आप देखेंगे कि ये कॉइन हमको यहां से नजर आ जाएगा। क्यों नजर आएगा, वो कुछ इस प्रकार से देखिए कि यहां से
रिफ्रैक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा था, इस पोजीशन पे रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा था, यहाँ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो इस पॉइंट से ये जो लाइट रे आ रही है, देखिए नॉर्मल ड्रॉ कर दिया और ये लाइट रे आई यहाँ पर, ठीक है। अब ये बेंड हो गई और एक लाइट रे को हमने और ले लिया, ये यहां पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया और ये भी बेंड हो गई, ये बेंड हो गई। अब ये लाइट यहां से जो एंटर हुई थी, ये जो लाइट इसमें एंटर हुई थी इंसिडेंट रे, इस पे पड़ने के बाद से ये था रेयरर मीडियम। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये रेयरर मीडियम है और ये है डेंसर मीडियम। तो जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में लाइट आती है तो नॉर्मल से देखिए दूर हो जाती है, दूर हो गई, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से ये देखिए दूर हो गई। अब ये क्वाइन यहां की बजाय हमको कहां नजर आएगा, इसको अगर हम पीछे बढ़ा दें, इस लाइन को, ये जहां से ये बेंड हुई है, ये इस लाइट को अगर हम पीछे बढ़ा देते हैं तो ये देखिए जहां पर ये दोनों लाइट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, ये क्वाइन आपको अब ये यहां नजर आएगा, रेज नजर आएगा। यानी क्या हो रहा है, ये रेज्ड। तो आपकी आंखें वही हैं, सब कुछ है, बस पानी इसमें जैसे ही फिल किया, ये क्वाइन यहां की बजाय यहां दिखने लगा और इस आंख से आपको स्पष्ट क्वाइन दिखने लगा। क्यों? क्योंकि ये रिफ्रैक्शन के कारण क्वाइन ऊपर नजर आ रहा है। क्लियर हो रहा है? और यहां पे स्पीड ऑफ लाइट कम है और यहां पे स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है। यहां पर स्पीड ऑफ लाइट कम होती है डेंसर में, और रेयरर में क्या होती है, 3 × 10⁸ हो जाता है। क्लियर है? तो नॉर्मल से दूर हो गए, इसको पीछे बढ़ा दिया, तो ये हो गया आपको एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अंडर वाटर अपीयर्स टू बी रेज्ड। ठीक है, दो एग्जांपल आपने, रिफ्रैक्शन, ये भी क्यों हुआ, ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ड्यू टू रिफ्रैक्शन हो गया। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स हम और समझते हैं। देखिए बच्चों, अब हम देखते हैं एक नया जो कि है रिफ्रैक्शन पर, इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या है कि अ पूल ऑफ वाटर अपीयर्स टू बी लेस डीप देन इट एक्चुअली इज। आप जब किसी स्विमिंग पूल वगैरह में आप नहाते हैं या आप अपने घर पे बकेट में पानी भी भरते हैं, तो आप कभी भी देखिएगा कि बकेट का जो बॉटम है, आप जैसे ये बकेट है, बकेट में अगर आपने पानी को भर दिया तो ये जो बकेट का ये जो बॉटम है ना, ये हमको ऊपर दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, ये उठा हुआ क्यों दिखता है, रेज्ड क्यों दिखता है? वो दिखता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इसको देखिए, हम इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। अब यहां पर देखिए ये लिखा हुआ, इसको हम आपको पहले समझा देते हैं कि इफ वी लुक इनटू अ पूल ऑफ वाटर इट अपीयर्स टू बी लेस डीप देन इट रियली इज। दिस इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट which takes place when light rays pass from the pool of water। अब देखिए जो लाइट रे पूल में आ रही है, ठीक है, ये है रेयरर मीडियम और ये है डेंसर मीडियम। तो रेयरर से डेंसर में जा रही है और डेंसर से रेयरर में आएगी जब आप देखेंगे, जब आप देखेंगे तो डेंसर से रेयरर में आएगी। तो हम क्या करेंगे, यहां पर रिफ्रैक्शन हो जाएगा। और किस प्रकार का रिफ्रैक्शन होगा, पूल ऑफ वाटर इनटू द एयर we see a virtual image of bottom of the pool। अब इसको देखिए हम समझने की कोशिश करते हैं, इसको डायग्राम बनाते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि देखिए इसको कैसे होता है। चलिए इसको समझते हैं। मान लीजिए ये रेयरर मीडियम है, रेयरर मीडियम से ये लाइट एंटर की डेंसर मीडियम में, पहले तो ठीक है। एक लाइट और हम ले लेते हैं, एक लाइट ये ले लेते हैं, ये रेयरर मीडियम है, यहां पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया और ये डेंसर मीडियम में गई। देखिए ये है रेयरर मीडियम और ये है डेंसर मीडियम। हमको पता है कि रेयरर से डेंसर में जब जाती है तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। देखिए लाइट बेंड हो गई नॉर्मल की तरफ, ये दोनों नॉर्मल है, ये नॉर्मल रे है, ये भी नॉर्मल रे है और ये डेंसर मीडियम है। अब हमको ये लाइट तो एक्चुअली में यहां पर आ रही, लेकिन जब यहां से लाइट वापस जाती है तो देखिए ये, इसको अगर हम इसको आगे बढ़ा दें और ये इस लाइन को आगे बढ़ा दें, ये देखिए
तो ये आप देखेंगे कि ये जो बॉटम है, ये बॉटम यहां से जो ये लाइट लौट रही है, ये जो आने के बाद ये लाइट लौट रही है जो आप देख रहे हैं यहां से, ये आपकी अगर आई यहां पे लगा दी जाए तो आप जब इसको देखेंगे तो ये बॉटम यहां की जगह यहां पे दिखेगा और ये क्या होगा, इसका वर्चुअल इमेज होगा। क्यों हो गया, ये देखिए रिफ्रैक्शन हो गया। क्लियर हो गया बच्चों। देखिए बच्चों, अब कुछ क्वेश्चंस हम रिफ्रैक्शन को समझने के लिए लिए हुए हैं, एमसी क्विज हैं, छोटे छोटे हैं। अब ये क्वेश्चन जो कि कुछ एनसीईआरटी बुक से हैं, कुछ रिफ्रेशर से हैं, जैसे प्रदीप है, एस चांद है, जो भी आप फॉलो करते हैं, तो उन्हीं मैसेज को हमने लिया हुआ है। तो अब ये देखिए, कह रहा लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम अलोंग नॉर्मल, इस पर ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा, अलोंग नॉर्मल, यही कंफ्यूजन में आप पड़ जाएंगे, टू द बाउंड्री। अब इसका ऑप्शन क्या क्या, पहले देखिए हम डायग्राम बनाते हैं। ये चलिए मान लीजिए कि हमने ग्लास स्लैब ले लिया, ठीक है। अब ये है डेंसर मीडियम और ये है रेयरर मीडियम, इसको समझते हैं। कह रहा है लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, यानी यहां पे आप नॉर्मल कर दीजिए, और डेंसर से रेयरर में जाता है अलोंग नॉर्मल, ये क्या है, नॉर्मल रे है। तो जब लाइट नॉर्मल के अलोंग जाएगी तो आपको मालूम होना चाहिए कि नॉर्मल के अलोंग अगर लाइट रे पास हो रही है तो यहां पे कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कह रहा है अलोंग नॉर्मल। अगर नॉर्मल नहीं कहता तब तो आपका रिफ्रैक्शन हो जाता, ठीक है, लेकिन अलोंग नॉर्मल चल रहा तो यहां पे कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, इसलिए यहां पर आएगा इज नॉट रिफ्रैक्टेड, इसका आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम ग्लास इनटू एयर। चलिए भाई यहां पर भी एक हम ग्लास बना लेते हैं। अब ये भी क्या हो रहा, ग्लास इनटू एयर, यानी डेंसर टू रेयरर आ रही है, डेंसर टू रेयरर है, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए। चलिए भाई समझने के लिए, अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम ग्लास इनटू एयर। चलिए भाई ये ग्लास हो गया और इनटू एयर, एयर में आएगी तो ये क्या होगा, नॉर्मल से दूर हो जाएगी, नॉर्मल से दूर हो जाएगी, ये दूर हो गई। अब यहां पर देखिए ये हो गया आपका इंसिडेंट रे, क्योंकि लाइट ही यहां से यहां जा रही है, ये हो गया आपका इंसिडेंट रे। आपको यही सब समझना है, ये आपका इंसिडेंट रे है, यानी इसका मतलब ये एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल आई, और ये हो जाएगा आपका रिफ्रैक्टेड रे। ये क्या हो जाएगा, ये होगा आपका रिफ्रैक्टेड रे। इसका मतलब ये जो एंगल बना रहा है ये होगा एंगल आर। क्लियर हो गया। तो ये कह रहा है कि अ लाइट, इसको फिर से समझते हैं, अ रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम ग्लास इनटू एयर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी आपको एंगल आर चाहिए। क्या चाहिए, एंगल आर। एंगल आर क्या होगा, तो एंगल आर क्या होगा, इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, नहीं, क्योंकि यहां पे प्लेन मिरर नहीं है, लॉज ऑफ ये नहीं होगा। ग्रेटर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो यहां पर देखिए जब ये रे नॉर्मल से दूर जाएगी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ आई से बड़ा होगा, तो यहां पर क्या होगा, एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल आई। क्यों भाई, क्योंकि एंगल आई छोटा होगा और एंगल आर बड़ा होगा, तो ग्रेटर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यही है आपका सही आंसर बी। क्लियर हो गया बच्चों। देखिए एक क्वेश्चन और है आपके समझने के लिए, ये कह रहा है कि अ रे ऑफ लाइट, ये छूट गया था, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर, कहां पे हो रहा है, एयर में ट्रेवल कर रहा है, गोज इनटू वाटर, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी। अब चलिए यहां पे इसको पहले आप ड्रॉ कर लीजिए। देखिए ये है आपका ग्लास, डेंसर मीडियम हमने बना लिया। यहां पर हमेशा आप ध्यान रखिएगा ये डेंसर है और ये रेयरर है। अब ये कह रहा है कि ट्रेवलिंग इन एयर गोज इनटू वाटर। चलिए भाई ये है वाटर, ये क्या ले लिए, वाटर ले लिया। अब ये नॉर्मल आप ड्रॉ करिए, यहां पे आ रहा है रेयरर से, देखिए आ रहा है
ठीक है। अब ये जब जाएगा, जब रिफ्रैक्ट होगा तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। ये क्या होगा, ये रेयरर से जब कोई लाइट रे आती है तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, यानी अब यहां पर आने वाली लाइट ये, तो ये है एंगल आई और ये है एंगल आर। तो अब एंगल आर यहां पे क्या होगा, एंगल आई से छोटा हो जाएगा, एंगल आर इज लेस देन एंगल आई। क्यों भाई, क्योंकि जब बेंड हो जाएगा नॉर्मल की तरफ, जब ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगा तो नेचुरल है कि इस एंगल से ये एंगल छोटा हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, द स्मॉलर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट है द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज, एयर में स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 इंटू 10 का पावर 8, सॉरी यूनिट भी देखिए, सेंटीमीटर पर सेकेंड, मिलीमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ये इसका डी हो गया ऑप्शन। ठीक है, 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। क्लियर हो गया बच्चों। देखिए एक एग्जांपल और मैं आपको बताता हूं, समझाता हूं। ये है रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन वाटर फॉल्स एट राइट एंगल्स, यहां पे ध्यान दीजिएगा, राइट एंगल्स टू द बाउंड्री ऑफ अ पैरेलल साइड्स ऑफ अ ग्लास ब्लॉक। द रे ऑफ लाइट, ये कह रहा है कि कोई ग्लास ब्लॉक है, ये लीजिए ग्लास ब्लॉक है, ठीक है। अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन वाटर एट राइट एंगल्स टू द बाउंड्री ऑफ अ, अब यहां पर कोई लाइट आ रही है, वो परपेंडिकुलर आ रही, 90 डिग्री पर आ रही, टू द बाउंड्री ऑफ अ पैरेलल साइड ऑफ अ ब्लॉक। ये पैरेलल साइड ऑफ अ ब्लॉक है, ये देखिए ये पैरेलल साइड ऑफ अ ब्लॉक है, बाउंड्री है इसकी, यहां से आ रही है लाइट। तो ये कह रहा है कि द रे ऑफ लाइट इज रिफ्रेक्टेड टूवर्ड्स द नॉर्मल, इज रिफ्रेक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, डज नॉट गेट रिफ्लेक्ट। अब आपको पता है कि अगर कोई रे 90 डिग्री से आ रही है, परपेंडिकुलर आ रही है, तो वो इसका रिफ्रैक्शन नहीं होगा, क्या हो जाएगा, डज नॉट गेट रिफ्रेक्टेड। क्लियर हो गया बच्चों। देखिए अब मैं शुरू करता हूं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अभी तक हमने रिफ्रैक्शन क्या होता है उसको समझ लिया कि बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है, ये रिफ्रैक्शन कहलाता है। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, ये क्या होती है, या तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी या नॉर्मल से फार अवे हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो यही कहलाता है रिफ्रैक्शन। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो हमको पता है कि एयर में लाइट की जो स्पीड होती है वो होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यही अगर ग्लास में चला जाता है, ये एयर की बात है, और अगर यही ग्लास में जाता है तो इसकी स्पीड होती है 2 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब ये समझ लीजिए केवल एयर और ग्लास ही मीडियम नहीं होते, मीडियम कुछ भी हो सकता है। हो सकता है ग्लास से वाटर में जाए, वाटर से एयर में आए, वाटर से ग्लास में जाए, या ऑयल में जाए, कोई भी मीडियम हो सकता है जिसमें से लाइट पास हो सके। ठीक है, ओपेक नहीं होना चाहिए। अगर लाइट पास हो रही है, जितना ज्यादा डेंस मीडियम होगा, स्पीड ऑफ लाइट उतनी कम होती जाएगी और उतना ज्यादा रिफ्रैक्शन वहां पर होगा। अब डायमंड का केस आप जानते हैं, डायमंड कहते हैं बहुत ज्यादा चमकता है, क्यों करता है, क्योंकि उसमें लाइट हो जाती है तो उसके अंदर इंटरनल रिफ्रैक्शन होने लगता है। इंटरनल रिफ्रैक्शन के कारण ही वो डायमंड बहुत ज्यादा चमकता है। तो एयर से उस ग्लास में जो डायमंड होता है उसके अंदर लाई जाती है, और उसकी कटिंग इस प्रकार से होती है कि उस कटिंग के कारण जो की है उसमें हर तरफ से रिफ्रैक्शन होने लगता है, वो ज्यादा स्पार्कल्स करता हुआ नजर आता है। तो अब हम देखिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पर आते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा था, उसी प्रकार से लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो दो लॉ इसके हैं, इसके भी दो लॉज होते हैं। चलिए अगर हम यहाँ पर ग्लास ले लेते हैं, ग्लास स्लैब ले लेते हैं, तो इसे समझते हैं कोई ग्लास स्लैब है, ये ग्लास स्लैब है। अब यहां से करते हैं, पहला नियम क्या है, फर्स्ट लॉ ये है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसका ध्यान रखिएगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। कौन कौन किसकी किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है एक दो इंसिडेंट रे, एक कह रहा है रिफ्रैक्टेड रे, और एक कह रहा है नॉर्मल। तीन चीजें जो की है सेम प्लेन पर जो की है
मिलेंगे। तो चलिए देखिए भाई, मान लीजिए ये कोई इंसिडेंट रे हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया इंसिडेंट रे, क्लियर हो गया। और यहां से हमने क्या करिए, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। नॉर्मल मीन्स ये इसकी बाउंड्री से 90 डिग्री बना रहा है, ये हो गया आपका नॉर्मल रे, क्लियर हो गया, नॉर्मल रे हो गया। और अब ये जब आपको पता है कि जब ये जाता है अंदर तो ये बेंड हो जाता है इधर, ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे। ये क्या हो गया, ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे। तो अब एक चीज आपने देखा, ये तीनों कहां मिल रहे हैं, सेम पॉइंट पे मिल रहे हैं, ये देखिए। तो पहला नियम तो यही हो गया कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड ऑल कहां मिलेंगे, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। पहला नियम तो ये हो गया। अब सेकेंड लॉ जो है वो थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। सेकेंड लॉ ये है कि 1621 में स्नेल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक जो कि ये दो मीडियम की बात की थी, एक मीडियम ये, एक मीडियम ये, दो मीडियम की में अगर लाइट ट्रेवल होती है तो वहां पर जो एंगल बनता है, जैसे ये हो गया आई और ये हो गया आर, तो यहां पर कह रहे हैं कि इसका साइन आई और ये साइन आर। अब आप कहेंगे सर साइन क्या होता है, देखिए साइन जो होता है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल एक फंक्शन है। साइन की जगह होता है, इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अभी आप जो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर पढ़ेंगे तो वो वहां पर आप इस बात को समझेंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, क्लियर है। अब आप कहेंगे साहब इसका क्या मतलब, तो ये कह रहा है कि अगर यहां पर देखिए कि साइन आई, यानी इसका साइन अगर हम बात करें तो साइन आई अपॉन ये हो जाएगा आर एंगल, ये है एंगल आई और ये है एंगल आई और ये है एंगल आर, ठीक है, रिफ्रैक्टेड एंगल है और ये इंसिडेंट एंगल है। तो साइन आई अपॉन साइन आर की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो ये हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो ये स्नेल लॉ कहलाता है और ये था लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का सेकेंड लॉ। तो ये देखिए यहां पर है साइन आई अपॉन साइन आर, ये कांस्टेंट है, क्लियर हो रहा। तो द रेशियो ऑफ, देखिए यहां पे लिखा हुआ है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसका साइन आई और इसका साइन आर, यहां पर ये क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। गिवन पेयर ऑफ मीडियम यानी कि मान लीजिए एयर है, हमने मान लिया ये एयर है और ये ग्लास है, तो ये पेयर हो गया। इसी प्रकार से हम ग्लास एंड वाटर ले लेते हैं, इसी प्रकार से वाटर एंड ऑयल ले लेते हैं, एयर एंड ऑयल ले, यानी कि पेयर ऑफ मीडियम में ये बनेगा। तो एक जगह साइन आई होगा तो एक जगह साइन आर होगा। अब यहां पे देखिए साइन आई क्या कहलाता है, साइन आई कहलाता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन एयर एंड साइन आर है साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन मीडियम। तो वो एयर से मीडियम में आ रहा, ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। आई बात समझ में। तो ये हो गया आपका लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब चलिए हम आगे आपको और समझाते हैं। एग्जाम्पल ये कह रहा है कि सपोज द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई for a ray of light in air is 37 degree and the angle of refraction R in glass, angle of refraction R का मतलब है, ये यहाँ पे तो गलत ये मिसप्रिंट हो गया है, ये है R, ठीक है, इन ग्लास बी 24 डिग्री। तो अब यहां पर देखिए हम कोशिश करते हैं आपको समझाने की। देखिए ये हमने क्या किया, ये ग्लास स्लैब ले लिया, क्लियर है, स्नेल लॉ को हम समझते हैं। ये देखो एंगल इंसिडेंट रे हो गया, यहां पर हमने क्या किया, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। नॉर्मल आपको पता 90 डिग्री, और ये देखिए जब रेयरर से डेंस में आएगा, ये है रेयरर मीडियम और ये है डेंसर मीडियम। तो रेयरर से डेंसर में जब आता है तो ये नॉर्मल की तरफ देखिए मुड़ जाता है। ये आपका बना रहा है, एक बना रहा है एंगल आई, ये देखिए ये है एंगल आई और ये है एंगल आर। तो अब हम देखिए स्नेल लॉ को कहते हैं, ये कह रहा है कि जो एंगल आई है, एयर में जो एंगल बना रहा है, एंगल आई जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 37 डिग्री, और जो एंगल आर दिया हुआ है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया हुआ है 24 डिग्री।
अब देखिए इनकी वैल्यूज भी होती है, पेपर में जब भी आएगा इनकी वैल्यूज आपको दी हुई होगी। 37 डिग्री की जो वैल्यू होती है साइन। अब अगर हम स्नेल लॉ की बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्नेल लॉ क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको हम एन से लिखते हैं, हालांकि एन कुछ बुक में न्यू से भी बोला जाता है, इस प्रकार से लिखा जाता है, कुछ में एन लिख दिया जाता है। तो ये होता है साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर। ये क्या होता है, कांस्टेंट आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एन इज इक्वल टू लिख सकते हैं साइन 37 डिग्री अपॉन साइन ऑफ 24 डिग्री। क्लियर है। अब 37 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.60। ये आपको पेपर में दिया रहेगा, इसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। और साइन आर 24 की वैल्यू होती है 0.40। अब अगर इनको हम सॉल्व करें तो ये लगभग आ जाता है 1.5। तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू आई वो आई 1.5, यानी ये जो कांस्टेंट वैल्यू है यही इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। कितना हो गया, 1.5। अब आप कहोगे साहब इसका यूनिट क्या होगा, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, क्योंकि जब रेशियो में हम कोई बात करते हैं तो वहां पर यूनिट नहीं होती है। ठीक है बच्चों। अब देखिए हम और एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं। देखिए ये क्या है, यहां पर देखिए एक बात दिया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटी बिफोर इट हैज नो देयरफॉर इट हैज नो यूनिट। अब एग्जांपल देखिए हम देखते हैं एक और। ये कह रहा है अ बीम ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम एयर इनटू अ सब्सटेंस एक्स। किसी एयर से किसी भी सब्सटेंस में, वो ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, ऑयल हो सकता है, कोई भी सी वाटर हो सकता है, रिवर हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। तो एक्स में कोई जा रहा है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 72 डिग्री एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 40 डिग्री। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सब्सटेंस एक्स। अब यहां देखिए मैंने बताया था ना वैल्यू दी रहती, गिवन 72, साइन 72 की वैल्यू है 0.951 एंड 40 इज इक्वल टू 0.462। देखिए अब इसको भी वही हम समझते हैं, ये इस प्रकार से अगर हम देखें तो एक मीडियम से दूसरा मीडियम, ये कोई मीडियम एक्स हम मान लेते हैं और ये मीडियम है एयर। तो यहां से ये जो लाइट आई, ठीक है, ये रिफ्रैक्ट हो गया, ये चली गई, तो ये यहाँ पे जो एंगल आई बनाया और ये जो एंगल आर बनाया, तो इसका जो साइन देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बनता है। ये सब आगे आप ट्रिग्नोमेट्री जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको समझाऊंगा इसको। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एन इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई कितना है, ये है 72 डिग्री है, कितना दिया हुआ है 72 डिग्री, और ये दिया हुआ है 40 डिग्री। ठीक है, ये 40 डिग्री है, तो हम यहां पे लिख देंगे साइन 72 अपॉन साइन 40 डिग्री। अब वैल्यूज दे रखी है, वैल्यूज क्या दिया हुआ है, 72 की वैल्यूज दी है 0.951 और ये वैल्यू दिया हुआ 0.642। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये करीब आएगा 1.4, ये आएगा करीब 1.48। तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया एक्स का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स कितना है 1.48, कोई यूनिट नहीं क्योंकि ये है एक रेशियो। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे हम कुछ और समझते हैं। फिर भी मैं बता देता हूं कि आप कहोगे कि सर ने यहाँ पे छोड़ दिया। देखिए डेसिमल से डेसिमल तो कट गया, अब ये हो गया 951 को आप डिवाइड कर दीजिए 642 से, 1 टाइम जाएगा 642, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 11 में से 2 गया 9, 4 में से 4 गया 0 और यहां बच गया 9 में से 3 गया 6। ठीक है, डेसिमल करके हमने यहाँ 0 उतार लिया क्योंकि छोटा जाएगा नहीं, 4 टाइम्स ले गया, 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 6 जा 24 और 1 25। क्लियर हो गया। अब इसको सेपरेट करेंगे तो 10 में से 8 गया 2, यहाँ बच गया 8 में से 6 गया 2 और यहाँ पे बच गया 10 में से 5 गया 5 और यहाँ पे बच गया 0। अब हमने क्या किया, एक 0 तो यहाँ पे हमने बढ़ा ही लिया था, एक हम अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हैं और इसको हम ले जाते हैं 8 टाइम्स। तो आप ले जाइए, इसको सॉल्व कर लीजिएगा।
तो ये आपका हो जाएगा 8 से करेंगे तो यहाँ पे अगर आप करते हैं 5220 को 8 टाइम्स ले जाए यहाँ पे, 8 2 जा 16, 1 कैरी, 8 4 जा 32 और 1 33, 3 कैरी और 8 6 जा 48 और 3 51। ठीक है, तो ये लगभग 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे बच गया 11 में से 3 गया 8। ठीक है, और ये 0, यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 में से 1 गया 0 और ये 0, यानी कि ये अप्रोक्सीमेट 1.48 वैल्यू यहाँ पर आ गई। क्लियर है बच्चों, डिवाइड करके भी आपको सिखा दिया है और डायरेक्ट भी आपको बता दिया। अब चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, अभी तक आपने स्नेल लॉज पर आपने क्वेश्चन देखा। अब हम आते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, ये हमें समझना पड़ेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझने के लिए हमेशा इस चीज को आप ध्यान में रखना पड़ेगा आपको कि मान लीजिए ये कोई ग्लास स्लैब है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा दो मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट के बारे में हम स्टडी करेंगे। अब देखिए ये है मीडियम 1, ये क्या है, इसको मान लेते हैं मीडियम 1 और ये है मीडियम 2, ये मीडियम 2। अब लाइट जो है, मान लीजिए ये कोई इंसिडेंट रे है। ठीक है, यहां पर हमने ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया और ये आपको पता है ये रिफ्रैक्ट हो गई यहां पर। तो ये जो एंगल था ये एंगल आई था और ये हो गया एंगल आर। तो स्नेल लॉ में आपने क्या पढ़ा था कि स्नेल लॉ में ये था कि कांस्टेंट होता है अगर इनका हम साइन निकालें, साइन आई अपॉन साइन आर, यही पढ़ा था। इसके न्यूमेरिकल भी हमने कर लिए। लेकिन अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम एंड विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड, यही होता है। अगर इसका हम रेशियो निकाल लें तो ये कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अब इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, यानी दो मीडियम हो गया, एक मीडियम ये हो गया और एक मीडियम ये हो गया। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। क्लियर है। अब यहां पर देखिए हम कैसे समझेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम जनरली कई तरीके से लिखते हैं, यहां पर एन से भी लिखा गया है, कई जगह आपको इस प्रकार से उसको म्यू भी बोलते हैं, कुछ जगह ऐसे भी लिखते हैं, अलग अलग इसका नोटेशन है। ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तो यहां पर अगर हम एन से लिख रहे हैं तो हम एन को ही लेके चल रहे हैं, आपकी बुक में एन से लिखा हुआ है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब यहां पर हमने लिख दिया 1 और यहां लिख दिया 2। इसको हम पढ़ेंगे कैसे, इसको हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, पहले ये बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, यानी यू एरो बना देते हैं। आपको पढ़ा कैसे पहले जाएगा, ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। इसको 2 की जगह 1 कर दीजिएगा और यहां पे कर दीजिएगा 2, यहां थोड़ा मिस्टेक हो गई है। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। क्लियर हो गया, ये कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहां पर देखिए पूरा फॉर्मूला लिख दिए हैं कि मीडियम 1 एंड मीडियम 2, तो इसको हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। अब यहां पे जैसे 1 पहले है तो यहां पर 1 ऊपर लिखा जाएगा, यहां 2 है तो 2 नीचे जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। तो ये आपका एक ये फॉर्मूला हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में थोड़ी और जानकारी हम लेते हैं। देखिए कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको रिमेंबर होना चाहिए, फ्यू पॉइंट्स टू बी रिमेंबर रिगार्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है कि व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम अदर देन वैक्यूम, मतलब वैक्यूम या एयर ना हो इसके अलावा, टू अनदर मीडियम
देन द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहलाता है? यानी इट मींस कि अगर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन आएगी तो आपको क्या लिखना होगा? जब व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम अदर देन वैक्यूम, यानी एयर के अलावा और कोई मीडियम हो, टू अनदर, मतलब एयर छोड़ करके, जैसे मान लीजिए हमने दो मीडियम लिया, यूं समझते हैं, दो मीडियम हमने ले लिया, ये मान लीजिए हमने लिया। अब ये जो जा रहा है, मान लीजिए यहां पर ऑयल है, यूं मान लीजिए इसमें हमने ऑयल ले लिया और यहां वाटर ले लिया। अब यहां पे क्या हो गया? अदर देन वैक्यूम, एयर के अलावा। अब इससे अगर मान लीजिए यहां पे जा रहा है और यहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, तो ये आप देखो, ये मीडियम 1 ले लिया और मीडियम 2 ले लिया, एयर के अलावा। तो व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम अदर देन वैक्यूम टू अनदर, वैक्यूम के अलावा किसी भी मीडियम से लाइट ट्रेवल करेगी तो उसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाएगा। और ये क्या कह रहा है? नेक्स्ट है कि व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम वैक्यूम टू अनदर, और एयर से अगर किसी में जाती, मान लीजिए ये है और ये एयर है, वैक्यूम जिसे कहते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो दो चीजें आपको मालूम पड़ गई, एक तो हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे कहते हैं और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे कहते हैं। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये हो गया कि अगर लाइट एयर को छोड़ के, वैक्यूम को छोड़ के कोई दो मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो कहलाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और अगर एयर से किसी मीडियम में जाती है तो वो कहलाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर इसका फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला देखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। क्लियर हो गया? वैक्यूम अपॉन मीडियम, इसको हम क्या कहेंगे? वैक्यूम अपॉन, यानी एयर अपॉन मीडियम, जो अभी तक हम निकालते हैं। मान लीजिए इसको यूं समझ लीजिए, ये हमने ले लिया, ठीक है, ये है एयर या वैक्यूम, इसे हम वैक्यूम कहते हैं, और ये हो गया कोई भी मीडियम, हमने ग्लास ले लिया। तो यहां पर जो बनेगा ये कहलाएगा एब्सोल्यूट। ये क्या होगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और यहां पे क्या कहलाएगा? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि यहां पे कोई भी दो मीडियम ले लीजिए, सी वाटर से रिवर वाटर में चला जाए, ऑयल से वाटर में चला जाए, वाटर से ऑयल में चला जाए, ऑयल से ग्लास में चला जाए, ग्लास से ऑयल में चला जाए, कोई भी दो मीडियम आप ले लीजिए तो वहां पर रिलेटिव होगा, और अगर वैक्यूम आ गया तो वहां पर क्या होगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझने के लिए कुछ हम सैंपल प्रॉब्लम्स आपके लिए सामने रख रहे हैं, जिससे आपको इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है आपको समझ में आएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन लिया है, ये एनसीईआरटी बुक से आपका है कि लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू ग्लास प्लेट अब हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। अब यहां पे देखो दिया क्या है, दिया हुआ है गिवन में। सबसे पहले आप देखिए, गिवन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना दिया हुआ है? 1.5। यूनिट कुछ नहीं होगा क्योंकि रेशियो होता है। फिर कह रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, ग्लास में इसकी स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? तो आपने एक फॉर्मूला भी इसके पहले देखिए देखा था। ये देखिए एक फॉर्मूला है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो मीडियम यहां पर क्या है? ग्लास। यहां पर मीडियम है ग्लास, तो मीडियम यहां पर क्या है? ग्लास है। इसका मतलब ये है, इस प्रकार से अगर हम बात करें, ये ग्लास हमने ले लिया और ये वैक्यूम है, एयर से ये लाइट आ रही है, ये यहां पे इसका नॉर्मल कर दिया और ये बेंड हो गई। तो ये है ग्लास और ये है वैक्यूम। अब ये कह रहा है कि
स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यहां पर जो स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है वो 3 × 10⁸ है। यहां पर स्पीड ऑफ लाइट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, यानी मीडियम। तो जो मीडियम यहां पे लिखेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, क्योंकि मीडियम यहां पे क्या है? ग्लास, इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। क्लियर हो गया? देखिए मीडियम क्या है? ग्लास, इसलिए मीडियम यहां पे नीचे आ जाएगा और ये हो गया वैक्यूम टू ग्लास, ये वैक्यूम टू ग्लास आ रहा। यहां पर इसमें स्पीड क्या होगी? तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना दिया? 1.5, यहां पे 1.5 लिख दिया। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸, और ये क्या हो गया? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, इसको हमने मान लीजिए x मान लेते हैं अभी, लेट अस सपोज। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1.5x इज इक्वल टू 3 × 10⁸, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 × 10⁸ अपॉन 1.5, यही होगा। अब देखिए ये डेसिमल हटा दीजिए यहां से, तो यहां पर एक जीरो बढ़ जाएगा, यानी ऊपर 10 हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 × 3 30 हो जाएगा। तो 30 × 10⁸ अपॉन 15 हो गया। तो 15 से ये कट जाएगा, 15 2 × 30। तो x आपका आ गया 2 × 10⁸। तो x क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। x क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। और ये कितना आ गया? ये बराबर आ गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि यहां पर देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास यानी मीडियम का दिया हुआ है, वैक्यूम की स्पीड दी हुई है, और आपको ग्लास में स्पीड पूछ रहा है। तो तीन अननोन है, तीन में से दो अननोन दिया हुआ है, एक तीसरा आपको पूछ रहा है। अब देखिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए बच्चों, अब एक ये प्रॉब्लम मैंने लिया है आपके लिए, ये समझाएंगे आपको, इसमें कुछ टॉपिक समझाने के लिए लिया। जैसे ये कह रहा है कि इफ, इसको इनकी जगह इफ कर लीजिए, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर बी 1.33, व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर। अब देखिए यहां पे दो अलग अलग मीडियम की बात कर रहा है। चलिए इसको हम समझते हैं। पहले इस क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करेंगे, पहले इस प्रकार के क्वेश्चन को हम समझेंगे कि किस प्रकार से इसको हम करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, मान लीजिए ये आपके पास, ठीक है, ये कोई ग्लास स्लैब ले लिया। अब यहां पर देखिए मान लीजिए ये लाइट आ रही है, ठीक है, ये आ रही, ध्यान रखिएगा, ये है इंसिडेंट रे। क्लियर हो गया? ये यहां पर हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, और ये देखिए यहां पर ये बेंड हो गई, ठीक है, ये एंगल आर हो गया और ये एंगल आई हो गया, और ये हो गया आपकी रिफ्रैक्टेड रे। ये बात समझ में आ गई? देखिए ये क्या हो रहा, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। इसकी वेलोसिटी v1 है और इसकी वेलोसिटी v2 है, यानी यहां पर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो v2 है और यहां पर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो v1। अब यही लाइट 1 से 2 में आ रही, जब 2 से 1 में जाएगी, ये देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये नॉर्मल है और ये देखिए ये लाइट ऐसे कर लेते हैं, ये इधर से आ रही है और ये नॉर्मल से दूर हो जाएगी। तो यहां पर ये हो गया इंसिडेंट रे और ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे। हो गया ये रिफ्रैक्टेड रे।
ये हो गया यहां पर एंगल आई और ये हो गया एंगल आई। तो अब यहां पर देखिए क्या कहलाएगा, ये वही है, मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, यहां पर भी वेलोसिटी v1 है और यहां पर है वेलोसिटी v2। बस केवल लाइट का डायरेक्शन चेंज हो गया, मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रही है और यहां मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है। तो इस प्रकार अगर है तो देखिए इस पे कुछ फॉर्मूला अभी हम जनरेट करते हैं कि ये देखिए कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट, यहां पर हम लिखते हैं द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स for light going from medium 1 to medium 2, शॉर्ट में मैं लिख देता हूं, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2 इज इक्वल टू the reciprocal of the refractive index for light going from medium 2 to medium 1। मतलब समझ में आया? इसका मतलब ये हो गया कि जो मीडियम 1 से मीडियम 2 में जो लाइट आ रही है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 से जो मीडियम 1 में लाइट आ रही है, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, चलिए भाई, फर्स्ट कंडीशन की अगर हम बात करें तो वो ये केस 1 है और ये केस 2 है। तो केस 1 की अगर हम बात करें, केस 1 की अगर हम बात करें तो यहां पर क्या हो रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 यानी 1n2 अगर हम लिखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू क्या होगा, v1 अपॉन v2, यही होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 होगा v1 अपॉन v2। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं केस 1 में। यहां की अगर हम बात करें, केस 2 में अगर हम बात करें, केस 2 की अगर हम बात करें तो यहां पर क्या होगा, 2n1 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, ये हो जाएगा v2 अपॉन v1। क्या होगा, v2 अपॉन v2, ये हो गया सेकंड। इसका मतलब क्या हो गया, यहां देखिए इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया इसका रेसिप्रोकल हो गया। देखिए ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था v1 अपॉन v2, ये हो गया v2 अपॉन v2। तो ये क्या हो गया, 1 इज रेसिप्रोकल टू सेकंड। तो इसको हम लिख क्या सकते हैं, एज फॉर्मुलाइजेशन अगर हम करें तो देखिए यहां पर हम लिख सकते हैं, यहां पर हम आ जाते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1n2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2n1। ये आपका एक ये फॉर्मूला बन गया। तो इसका मतलब होता है 1n2 क्या हो गया, यानी एयर टू ग्लास और ये ग्लास टू एयर। तो एयर टू ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो ग्लास टू एयर का रेसिप्रोकल होगा, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2n1। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, इसी फॉर्मूले पर आधारित है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसको आप समझ में आ गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, वाटर का
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर, एयर टू वाटर, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर टू वाटर, यही हो गया। एयर टू वाटर कितना दिया हुआ है 1.33। What will be the refractive index for light going from water to air? इसका अब water to air क्या होगा ये आपको निकालना है। तो आपको पता है कि ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, वाटर टू एयर और एयर टू वाटर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर टू वाटर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर टू एयर, यही होगा। इसका मतलब ये हो गया, ये इसका रेसिप्रोकल लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं WNA इज इक्वल टू 1 अपॉन ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर, और AWN कितना दिया है 1.33। 1.33 इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करने पर ये आ जाएगा करीब 0.75। अब डिवाइड करना भी अगर आपको तो मैं डिवाइड करके बताऊं, ठीक है बच्चों। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि दो मीडियम की बात कर रहा है, तो एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब केवल लाइट अगर रिटर्न हो रही है, ठीक है, जैसे ये यहां पर हमने इस तरह से समझ लीजिए, इसमें है वाटर, तो लाइट इधर आई और ये बेंड हो गई, यानी एयर टू वाटर, ठीक है। तो एयर टू वाटर दिया हुआ है 1.33। अब अगर यही वाटर टू एयर चला जाए, वाटर टू एयर चला जाए, ये देखिए लाइट डायरेक्शन चेंज हो गया, वाटर टू एयर अगर चला जाए तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये जो कि रेसिप्रोकल होगा। तो ये अगर 1.33 है तो इसका हो जाएगा 1 अपॉन 1.33। बस इतना अगर समझ में आ गया तो आप सॉल्व कर लें, ठीक है बच्चों। चलिए आगे कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन और लिया है आपके लिए, ये एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है आपके। ये कह रहा है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर आर 1.44, 1.47 एंड 1.33, क्लियर है, रिस्पेक्टिवली। इन विच ऑफ दीज मटेरियल्स डज लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट। अब ये कह रहा है कि इस मटेरियल में लाइट सबसे ज्यादा, मतलब स्पीड ऑफ लाइट किसमें सबसे ज्यादा होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने आपके पास एक टेबल बनाई है, ये टेबल आपके को याद होनी चाहिए। देखिए सब्सटेंस दिया हुआ है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, ये सब्सटेंस है, ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सब्सटेंसेस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए कुछ ध्यान से देखिए, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है 1.003, आइस का 1.31, वाटर का 1.33, एल्कोहल का 1.36, सल्फ्यूरिक एसिड का 1.43, केरोसिन का है 1.44, टर्पेंटाइन का है 1.47, इसी प्रकार बेंजीन इसका 1.5, फिर देखिए क्राउन ग्लास का है 1.52, कार्बन डाइसल्फाइड इसका है 1.63, डेंस फ्लिंट ग्लास होता है उसका 1.65, रूबी होता है जो हम अंगूठियों में पहनते भी हैं नग के रूप में 1.71, सफायर भी नग के रूप में पहनते हैं उसका 1.77, और डायमंड का होता है 2.42, क्लियर है। अब ये देखिए आप एक चीज देखेंगे कि जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं, ये देखिए सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जा रहा है, बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है डायमंड का और सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो एयर का, क्लियर हो गया। अब ये कह रहा है कि अगर एयर से लाइट आती है और इन मीडियम में जाती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसमें ज्यादा होगा। तो देखिए एक चीज होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, क्लियर हो गया।
अब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चूंकि दिया हुआ है और पूछ रहा है कि लाइट किसमें फास्ट होगी, तो स्पीड ऑफ लाइट किस मीडियम में ज्यादा होगी, तो इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि हमको यही फाइंड करना है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। क्लियर हो गया। अब आप एक चीज ये देखिए, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम हमको निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना है, 3 × 10⁸। अब इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन का 1.44, 1.47, 1.33। तो अलग अलग अगर हम निकालें मीडियम में, सबसे पहले अगर हम केरोसिन का निकालें तो केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है, 1.44। इससे आप डिवाइड करके आप स्पीड निकाल लीजिए। इसके बाद से केरोसिन के बाद से अगर हम कंपेयर करें टर्पेंटाइन ऑयल का, टर्पेंटाइन ऑयल की भी अगर हम बात करें तो इसमें हो जाएगा 3 × 10⁸ अपॉन टर्पेंटाइन ऑयल का कितना दिया, 1.47। अब आप ये देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बड़ा होता जाएगा तो डिवाइड करेंगे तो वैल्यू छोटी आएगी। यहां पर देखिए जो भी वैल्यू आएगी इससे छोटी वैल्यू ये आएगी। फिर अगर हम इसकी बात करें 1.33 की, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम किसका है, इन सबसे वाटर का कम है, तो वाटर का कम है। और अगर इसको हम डिवाइड करें वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर को अगर हम 3 × 10⁸ अपॉन 1.33 करें तो आप बताइए वैल्यू सबसे ज्यादा किसमें आएगी, सबसे ज्यादा वैल्यू इसमें आएगी डिवाइड करने से, क्योंकि ये 1.33 है, ये 1.47 है, ये 1.44 है। तो डिवाइड करने पे इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, तो यहां पर स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा होगी, किसमें होगी, वाटर वाले में। आई बात समझ में। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वहां पर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी। अब यहां पे अगर एक ये आपके ऑप्शनल क्वेश्चंस में आएंगे, इसका ध्यान रखिएगा। तो आप हमेशा एक कॉन्सेप्ट याद करिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है। यही कारण है कि डायमंड के अंदर जो रिफ्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा होता है और इसीलिए वो ज्यादा चमकता है। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए अब आगे देखते हैं।